अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है टू फिल आ स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए टू पाइप्स आर यूज, दो पाइप यूज किए गए हैं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, दो पाइप्स हैं, एक का डायमीटर लार्जर है, एक का डायमीटर स्मॉलर है। अब जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसे 4R के लिए यूज किया गया, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो पाइप जिसका डायमीटर स्मॉलर था उसे 9R के लिए यूज किया। तो ऐसा करने पे ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तो कितना पूल फिल हुआ? ओनली हाफ, आधा पूल ही फुल हो पाया। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम फाइंड करना है। इट वुड टेक, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप। ईच पाइप मीन्स दोनों पाइप्स को की बात कर रहे हैं। टू फिल द पूल सेपरेटली, दोनों पाइप को जब हम अलग अलग यूज करें तो कितना टाइम लगेगा इनको टैंक फुल करने में। यानी कि पाइप विद लार्जर डायमीटर को कितना टाइम लगेगा और पाइप विद स्मॉलर डायमीटर को कितना टाइम लगेगा अगर हम इनको अलग अलग यूज करें, सेपरेटली यूज करें। और आगे हमें कंडीशन दिया, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो पाइप है स्मॉलर डायमीटर वाला उसे 10 आवर मोर लगते हैं, 10 घंटे ज्यादा लगते हैं देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। पूल को फिल करने के लिए जो छोटा वाला पाइप है उसको 10 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो अगर हमें ये अज्यूम कर ले हम कि टाइम टेकन बाय अ पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल अ पूल x आवर्स है, अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं तो टाइम टेकन बाय अ पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल अ पूल क्या होगा? उससे 10 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो लार्जर डायमीटर वाले पाइप का जो टाइम है उसको XR एज्यूम कर लेंगे, तो स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप का टाइम क्या होगा? X प्लस 10 आवर्स, क्योंकि उसे 10 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं टू फिल द पूल। अब जो हमने एज्यूम किया उसको यूज करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट अजम्पशन लेंगे, जो हमने एज्यूम किया, टाइम टेकन बाय अ पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल अ पूल कितना? X आवर्स। यानी कि जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है वो X आवर में एक पूल को फिल करता है, एक पूरे पूल को, वन फुल पूल, एक पूरे पूल को फिल करता है। तो यूनिटरी मेथड से अगर हम वन ये निकालना चाहे कि 1 आवर में पूल का कितना हिस्सा, कितना पार्ट फुल होगा, उसके लिए हमें, या ये कह लो कितनी फ्रैक्शन, कितना पार्ट या कितना हिस्सा पुल होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो x आवर्स में एक पुल फुल हो रहा है ना, तो 1 आवर में 1 डिवाइडेड बाय x कर देंगे हम। यानी कि 1/x पार्ट ऑफ द पूल विल बी फिल्ड, 1/x पार्ट फिल होगा। और जो हमने लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसे कितने ही आवर्स के लिए यूज किया? फॉर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में कितना वो पार्ट फुल करेगा पुल का? तो जो 1 आवर में कर रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 आवर में 1/x था तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x करेंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, 4/x। इसको इक्वेशन बनाने के लिए पहले इधर लिख दो। अब आगे क्या लिखा है? एंड। एंड का मतलब प्लस। अब ये जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है उसे एक टैंक फुल या एक पूल को फुल करने में कितना टाइम लग रहा है? X प्लस 10 आवर्स लग रहे हैं ना। तो X प्लस 10 आवर में एक पूल फिल कर रहा है वो पूरा, वन फुल पूल। तो 1 आवर में कितना करेगा? अगेन यूनिटरी मेथड, 1/x प्लस 10 पार्ट ऑफ द पूल फुल हो जाएगा। ठीक है। और उसको कितने आवर्स के लिए यूज किया गया? जो हमें कंडीशन दी है 9 आवर्स के लिए। तो 1 आवर में इतना पार्ट फुल हो रहा है, तो 9 आवर में 9 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 10 पार्ट फुल होगा, यानी कि 9/x प्लस 10। तो यानी कि 4/x पार्ट जो है, 4/x पार्ट ऑफ द पूल किसने फिल किया? लार्जर डायमीटर वाले पाइप ने। और 9/x प्लस 10 पार्ट किसने फिल किया? स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप ने। और ओवरऑल
पूरा कितना फुल हो गया टैंक, ओवरऑल कितना फुल हुआ, हाफ ऑफ द पूल, हाफ मीन्स 1/2, हाफ टैंक ही या हाफ पूल ही फुल हो पाया, तो इज इक्वल टू 1/2। तो इन दोनों पार्ट्स का सम क्या हुआ, 1/2। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाके सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लाएंगे, ध्यान से समझना देना बच्चे। इसमें हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, जैसे कि x और x प्लस 10 का, x और x प्लस 10 का एलसीएम होगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 और इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, जो एलसीएम, अब हम एलसीएम आया हमारा x इंटू एक्स प्लस 10, तो उसको क्या करेंगे हम, जो 4/x है, 4/x में x डिनोमिनेटर है ना, तो एलसीएम को हम x से डिवाइड करेंगे पहले। देखो x इंटू एक्स प्लस 10 को अगर हम 4 के नीचे वाले x से डिवाइड करते हैं तो x और x कट हो जाता है, तो क्या बचता है, x प्लस 10, x प्लस 10 बचता है ना, यस सर। तो जो x प्लस 10 डिवाइड करके आया उसको आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। अब इसी तरह से अब जो एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 10 आया उसको आप, जो 9 के नीचे डिनोमिनेटर है क्या है, x प्लस 10 है, पॉइंटर पे ध्यान दो, यस सर x प्लस 10 है, तो उससे एलसीएम को डिवाइड करो, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 10 को x प्लस 10 से डिवाइड करो। देखो x डिवाइड करेंगे तो x प्लस 10 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली x ही बचेगा ना, यस सर ओनली x बचेगा। जो x बचेगा उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 9 इंटू एक्स, 9x हो जाएगा। अब आगे ध्यान दो बच्चा, 4 इंटू एक्स क्या होगा, 4x, और 4 इंटू 10 40, और प्लस 9x इधर लिख दो। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ओके, और x इंटू 10 प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। अब न्यूमिनेटर में इसमें लाइक टर्म्स है 4x और 9x, यस सर है, तो ये क्या बन जाएगा 13x, 4x प्लस 9x 13x प्लस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x को 1 से मल्टीप्लाई कराना है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है उसको 1 से करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x ही होगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है उसको 13x प्लस 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 13x प्लस 40, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना है, हमने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाना ना, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, 10x को भी ऐसे ही लिखो, 2 इंटू 13x कितना हो जाएगा 26x, और 2 इंटू 40 80 प्लस 80, ओके। अब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाने के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 10x और प्लस 26x, RHS से LHS में आके माइनस 26x हो जाएगा, और प्लस 80 RHS में से LHS में आके माइनस 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 10 माइनस करे 16, साइन ग्रेटर का माइनस 16, और यहाँ पर माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना बच्चे। इसमें हमें प्रोडक्ट और सम चाहिए होंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, उसको आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, यानी कि माइनस 80। यानी कि हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 80 आए
और सम क्या होता है, जो मिडल टर्म में है उसमें एक्स के आगे वाला नंबर यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो कि -16 है। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो -80 आता हो और उनका सम -16 हो। अब ध्यान दो, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमारा एक नंबर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तभी तो हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस, है कि नहीं? यस सर। और सम हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसमें हमें बड़ा वाला नंबर नेगेटिव रखना होगा, क्योंकि हम जब प्लस या माइनस करते हैं तो हम बड़े वाले का साइन लगाते हैं ना। यस सर। तो एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, ऐसा हमने ढूंढने हैं, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं और उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 80 को फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे 80 को 5 से कर लो पहले 16, फिर ये 2 से प्राइम फैक्टराइज करना, 8 2 4 2 2 1। अब आप रेंडमली नंबर ले लो, जैसे कि पहले 5 इंटू 2 लेके देखो कितना होता है 10, और दूसरा सेट ले लो 2 इंटू 2 इंटू 2, बाकी 3 2 को मल्टीप्लाई करो 8। अब ये और एक नंबर नेगेटिव रखना है और एक पॉजिटिव, तो और बड़ा वाला नेगेटिव रखना क्योंकि सब नेगेटिव है। तो -10 इंटू 8 तो -80 होगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, अगर ये प्राइम फैक्टर सही की है ना तो ये तो -80 बनेगा ही बनेगा। और लेकिन क्या सम -16 आ रहा है? नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है एटलीस्ट। तो -10 + 8 तो -2 होता है, तो इन नंबर्स को हम भूल जाएंगे। अब हम कोई और कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, जैसे कि बच्चा 5, ये 3 ले लो, ये 20 हो गया, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। ओके, और दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो 2 इंटू 2 4। अब अगेन इनको -80 प्रोडक्ट बनाने के लिए 20 के साथ माइनस का साइन आएगा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लेंगे क्योंकि सब नेगेटिव है। तो -20 इंटू -4 तो -80 हो गया, लेकिन क्या सम -16 आ रहा है? इससे करके देखते हैं, -20 + 4, यस इससे आ रहा है। तो यानी कि हमारे दो नंबर -20 और 4 रहेंगे। तो इस तरह से हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इधर लिखते हैं x², और मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है मिडल टर्म को स्प्लिट करना। अब वो किस में स्प्लिट होगी? -20 + 4 में, यानी कि -16 को हम कैसे लिखेंगे? -20x + 4x और -80 = 0। इतना क्लियर है बच्चा? अब आगे देखो क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है ये देखेंगे हम। देखो x² और -20x में नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन वेरिएबल में x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या रहेगा? x - 20। और फिर लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? 4x और -80 में। वेरिएबल में इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ओनली नंबर में कॉमन है। वो क्या कॉमन है? 4, तो +4 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 4x है, तो 4x में से 4 बार ले लिया तो ब्रैकेट में x रह गया, माइनस। अब 80 कैसे होता है? 4 इंटू 20 80 होता है, 4 इंटू 20 80 होता है, तो इधर हम 20 लिख देंगे। ओके, 4 इंटू 20 80 होता है, तो 4 बाहर ले लिया और ब्रैकेट में क्या रह गया? 20 = 0। अब ध्यान दो, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है? देखो एक जैसा क्या दिख रहा है? x - 20 दोनों में है। यस सर, तो हम x - 20 कॉमन ले लेंगे। जब हम x - 20 कॉमन लेंगे तो इधर से x - 20 कॉमन ले रहे हैं, तो इधर क्या बच रहा है? x, तो सेकेंड ब्रैकेट में इधर आएगा x प्लस का साइन, जो भी साइन इधर है, क्या साइन है? प्लस है ना, तो प्लस लिख देंगे। और 4 इंटू x - 20 से x - 20 बाहर आ गया था, तो यहां पर क्या बचेगा? तो +4 = 0। अब नेक्स्ट होगा, पहले हम x - 20 = 0 लिखेंगे एंड x + 4 = 0। अब x - 20 = 0 है, तो 20 0 के साथ जाके +20 हो जाएगा, तो 0 + 20 20 आएगा। एंड x = 0 के साथ +4 को उधर ले जाएंगे तो -4 होगा,
और 0 - 4 हमारा -4 आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम x - 4 को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम x = 20 कंसीडर करेंगे। तो यानी कि टाइम टेकन बाय अ पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर क्या हुआ, टू फिल द पूल, 20 आवर्स अगर सेपरेटली चलाया तो। और सेकंड वाले पाइप को कितने आवर्स ज्यादा लग रहे थे? 10 आवर्स ज्यादा, यानी कि 20 + 10। तो सेकंड पाइप को, जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है, उसे 30 आवर्स लग रहे हैं टू फिल द पूल। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट करेंगे। इसमें लिखा है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर, उसमें क्या होता है कि एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन। स्लो डाउन मीन्स उसकी स्पीड कम कर दी गई ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड को कम करना पड़ा। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। अब स्लो हुई, कितनी स्लो हुई, उसकी स्पीड कितनी कम हो गई? 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से 200 किलोमीटर स्पीड कम हो गई। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 30 मिनट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, क्योंकि स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा टू ट्रेवल। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। हमें शेड्यूल ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन मीन्स टाइम निकालना है, कितने टाइम में फ्लाइट जो है यूजुअली ट्रैवल करती है। शेड्यूल ड्यूरेशन मीन यूजुअल टाइम, एक तरह से हमें फाइंड करना है। अब इसमें हमें ओनली डिस्टेंस गिवन है 600 किलोमीटर, हमें स्पीड भी नहीं दी और टाइम भी नहीं दिया, ना यूजुअल स्पीड दिया ना यूजुअल टाइम दिया। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर एंड शेड्यूल टाइम, यानी कि जो यूजुअल टाइम है वो y आवर्स लगता है। अब डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें, हमें स्पीड पता है, टाइम भी पता है, और हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इट इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम ही होता है ना? यस। तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट मीन डिस्टेंस हमारा हो जाएगा xy इज इक्वल टू 600। ओके, और इसे अभी इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहीं छोड़ देंगे। अब आगे देखो, अब न्यू केस क्या हुआ, न्यू स्पीड, स्पीड डिक्रीज होगी ना। एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई, यानी कि रिड्यूस का मतलब माइनस, तो x - 200 न्यू स्पीड। और इससे टाइम पे क्या असर पड़ा? ऑब्वियस है, टाइम ज्यादा लगेगा। और उसको क्या लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज, टाइम बढ़ गया बाय 30 मिनट। तो टाइम कितना बढ़ गया? 30 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, जो टाइम में 30 मिनट प्लस कर देंगे। लेकिन ध्यान दो, जो ये शेड्यूल टाइम है वो आवर्स में है, और स्पीड भी हमारी किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो हमें क्या होना चाहिए, टाइम भी हमारा आवर्स में ही होना चाहिए। तो ये जो 30 मिनट्स है ना, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 30/60 करके। अब लोएस्ट टर्म कर लो, जैसे 0 से 0 कट गया, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, तो y + 1/2। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। ओके, अब 2 को 1 से डिवाइड करो जो y के नीचे डिनोमिनेटर है, 2 डिवाइडेड बाय 1 जो एलसीएम 2 आया ना, उसको y के नीचे जो डिनोमिनेटर 1 है उससे डिवाइड करो, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आया, और जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसको न्यूमरेटर यानी कि y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y। अगेन सेम यार, जैसे ये 1/2 है, ये 1 और ये 2। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर वाले 2 से
यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 1, और जो आंसर आया उसे ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओ, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, तो 2y प्लस 1 आज हमारा न्यू टाइम हो जाएगा। अब डिस्टेंस अगेन, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो बच्चे सेम रहेगा ना, किसी भी दो प्लेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम रहता है। स्पीड और टाइम हम बढ़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, ये माइंड में आपको रखना होगा। ओके, तो अगेन, तो डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर है। अब हम अगर न्यू स्पीड और न्यू टाइम लेके डिस्टेंस निकाले तो वो भी किसके इक्वल होगा, 600 किलोमीटर के। तो यानी कि x माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 600। इसे आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, दोनों का RHS सेम है, 600 600 है कि नहीं? यस सर है। तो इनका LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो 600 600 कट हो गया, तो ये जो x माइनस 200 इन ब्रैकेट 2y प्लस 1 अपॉन 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, x माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय दिस है ना, और तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 200 इंटू 2y प्लस 1, और साथ में जो ये 2 है ना, ये वाला 2, इसको आप यहाँ डिवाइजर में है, अगर हम इसके नीचे लिख भी दें, मान लो लिख देते, चलो एक बार, यहाँ डिवाइजर में है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाके एक्स वाई से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो हम यही इसी स्टेप में मल्टीप्लाई दिखा देते हैं इसकी, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप करने की बजाय इसको यहाँ पर ही हम 2 एक्स वाई को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 2 इंटू एक्स वाई। अब ध्यान दो, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या हुआ, 2xy। ओके, अब x को 1 से कराओ, प्लस x माइनस 400y माइनस 200, तो 200 को हमने 2y और प्लस 1 से किया तो ये आ गया, इज इक्वल टू 2xy। अब इधर देखो बच्चा, ये जो प्लस 2xy है इधर इज इक्वल टू 2xy है, ये 2xy इस 2xy के साथ शिफ्ट होगा तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो हम उसको हम डायरेक्टली कट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। अब हमने इधर से हम x की वैल्यू लेके उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके y फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर से x की वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू क्या होगा, 0, पहले से यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 को ना भी लिखो तो चलेगा, तो माइनस 400 इधर आके क्या होगा, प्लस 400y, और माइनस 200 का क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस 200। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो x की, तो यानी कि इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, एक्स वाई इज इक्वल टू 600 है ना। तो अब इधर x की जगह वैल्यू पुट करने के मतलब x को हटा के उसकी वैल्यू लिख दो, तो x की जगह हमने क्या लिख देंगे, 400y प्लस 200 ब्रैकेट में, और y इज इक्वल टू 600। अब ध्यान दो, अब जो ये है y, जो ये ब्रैकेट के बाहर y है, ये 400y और 200 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब हम 400y से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये हो जाएगा 400y स्क्वायर प्लस 200y, और प्लस 600 इधर आके माइनस 600 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो, क्या हम इसको किसी कॉमन नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बड़े नंबर से? यस। किससे? देखो ये तीनों टर्म्स 200 से डिविजिबल है, तो हम 200 से
इनको डिवाइड कर देंगे। इवन 0 तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर भी 200 लिख देते हैं, क्योंकि हमने बैलेंस करने थे ना, इक्वेशन की दोनों साइड को ही डिवाइड करना होगा। तो ये और ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2y² प्लस y, और ये कट गया, -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक बन चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी जगह ये नहीं है इधर। तो अब इसमें प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट होता है जो y² के आगे नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से। तो 2 इंटू -3 -6 प्रोडक्ट हो गया, और सम कितना हो गया, 1 हो गया, +1। अब क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब एक नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, और एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। और क्योंकि सम जो है पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर आप पॉजिटिव लेना। अब देखो 6 कैसे कैसे बनता है, 6 जो होता है ना हमारा 2 इंटू 3 ही होता है। तो अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएं तो मान लो 2 3 द 6 और 1 अलग से ले लो, तो +6 -1 5 आता, तो ये तो सम नहीं बन रहा। तो हम 2 इंटू ये वाले 2 को और ये वाले 2 और 3 को ले ले, तो 2 और 3, 2 इंटू 3, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो -2 + 3, -2 + 3 क्या होता है, देखो बच्चे, +1 बनता है, -2 + 3 +1 बन रहा है। तो यानी कि हमारी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रहेगी वो ये दो नंबर में ही डिवाइड होगा। जो मिडिल टर्म है वो इन दो नंबर के इक्वल होगा, जो इन दोनों नंबर का रिजल्ट आया। तो यानी कि अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2y²। अब y की जगह जो हमने स्प्लिट कर दिया, y के आगे कुछ नहीं था तो 1 था ना, तो 1 को स्प्लिट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा -2y + 3y + 3y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। क्योंकि एक बार चेक भी कर लो, जैसे -, -3 -2 1, तो ये 1y बन रहा है ना, यस सर बन रहा है। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन है, यस, नंबर में 2 कॉमन है और वेरिएबल में भी y। तो दिस इंप्लाइज दैट 2y अगर हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, y -1, और +3y और -3 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, यस सर 3 कॉमन है। तो y बाहर ले लो और ब्रैकेट में क्या रहेगा, y -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, y -1 कॉमन है ना, तो हम y -1 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, जब हमने y -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 2y, और यहाँ क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस, और इधर से भी y -1 कॉमन लिया तो 3, तो 2y + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2y + 3 इज इक्वल टू 0। अब y -1 इज इक्वल टू 0 से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आता है, 0 + 1 जो कि 1 होगा, y हमारा 1 आ गया, और दूसरे वाले से क्या आ रहा है देखो, 2y इज इक्वल टू 0 - 3, तो -3 होगा, y इज इक्वल टू -3/2। हम y इज इक्वल टू -3/2 को निगलेक्ट कर देंगे। बताओ क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि y क्या था, टाइम था, और टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, नो सर टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम y इज इक्वल टू -3/2 को निगलेक्ट करेंगे, तो हमारी y की वैल्यू क्या रहेगी, y हमारा रहेगा y इज इक्वल टू 1। जो हमने फाइंड करना था शेड्यूल टाइम, वो क्या हो गया, 1 आवर। और हो सकता है कि पेपर में आपको स्पीड भी फाइंड करने को कह दें, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट फाइंड करो, तो क्या करोगे आप, जो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू डाल दो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 600 आएगी। आप करके देख सकते हो,
लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ओनली शेड्यूल टाइम निकालना है, तो हमारा आंसर होगा सो शेड्यूल टाइम इज इक्वल टू y था ना, और y की वैल्यू क्या आई 1 आवर, सो शेड्यूल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दो पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने को कही है, और सेकंड पार्ट में हमें बीपीटी को यूज करते हुए एक प्रूफ करना है, वो हम करेंगे। लेकिन जो बीपीटी का प्रूफ है ना, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक के थ्रू इसका बीपीटी का जो प्रूफ है देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक बार हम जरूर समझेंगे अभी, ताकि हम इसको सेकंड पार्ट में यूज कर पाए थ्योरम को। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझो बच्चा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम सपोज एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें हमने एक साइड बीसी कंसीडर करी, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी डीई पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। जो अदर टू साइड कौन सी है, ए बी एंड ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट में दो अलग अलग पॉइंट में। देखो डी जो है ए बी को डी पे कट कर रही है और ए सी को ई पे कट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। जो अगर हमें ये दे दिया जाए ना कि डी पैरेलल टू बी सी है, तो हम कह सकते हैं कि जो अदर टू साइड का रेशियो बनेगा वो सेम होगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। तो ये रिजल्ट हमें बीपीटी से मिलता है। अगर हमें डीई पैरेलल टू बीसी दी हो, तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ये सेम रिजल्ट हम सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हम पहले रीड करते हैं, ध्यान से समझना। यूजिंग द अबव थ्योरम, यानी कि जो अबव थ्योरम को यूज करते हुए, बीपीटी को यूज करते हुए हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a line through the point of intersection of diagonals and parallel to the base of trapezium। पहले हम एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं ए बी सी डी, इसमें लिखे ना द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स। तो दो डायगनल्स हो गए ए सी और बी डी, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स उनके डायगनल कहाँ मीट कर रहे हैं, वो इधर मीट कर रहे हैं जहाँ मैंने भी डार्क किया, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देते हैं, इसको ओ नेम दे देते हैं। और वो कह रहा है कि यहां से एक लाइन जा रही है, लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स। तो ओ से पास होती हुई एक लाइन जा रही है लाइक दिस, और वो किसके पैरेलल है, देखो आगे, पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम, पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम। तो बेस ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, डीसी। तो इस लाइन को हम नेम दे देते हैं पी क्यू। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, डीसी के। तो क्या होता है, क्या हमें प्रूव करना है, अब हम उस पे आते हैं। हमें प्रूव करना है कि डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। अब क्योंकि ट्रेपेजियम है, इसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल टू डीसी तो है ही, लेकिन एक पेयर जो है ना नॉन पैरेलल होगा, यानी कि वो पैरेलल नहीं होगा। तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी होगी, एडी और बीसी। तो हमें यही प्रूव करना है, जो पीक्यू है ना, एडी और बीसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले हम गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी। देखो क्योंकि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड का ट्रेपेजियम में पैरेलल होता ही है, और साथ में हमें ये मेंशन कर दिया गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी है, ये भी हमें मेंशन कर दिया गया, पी क्यू पैरेलल टू डीसी। फाइन। अब इतना करने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो यानी कि हमें ये शो करना है, देखो जब पी क्यू ए डी को डिवाइड करेगी तो क्या रेशियो बनेगा, तब रेशियो बनेगा ए पी अपॉन पी डी, यही रेशियो बनेगा। और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, बी क्यू
देखो ये बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ में आते हैं। क्या हम ट्रेपेजियम में डायरेक्टली बीपीटी लगा सकते हैं? नो, क्योंकि बीपीटी किसके लिए है? ओनली फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल में अप्लाई हो सकती है। तो डायरेक्टली तो हम ये रिजल्ट नहीं ले सकते बीपीटी से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ट्रायंगल्स को सर्च करेंगे, इसमें से ट्रायंगल निकालेंगे। तो इसमें एक ट्रायंगल आप ध्यान से देखो, ए डी सी बन रहा है, यस सर बन रहा है। तो उसमें ए पी अपॉन पी डी आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो ले लो इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी हम पीओ पैरेलल टू डीसी है। अभी मैं बताऊंगा पीओ डीसी के पैरेलल क्यों है, पीओ पैरेलल टू डीसी है क्योंकि पी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो डीसी के पैरेलल है। और पीओ किसका पार्ट है? पी क्यू का ही तो पार्ट है ना बेटा। पीओ जो है ये पी क्यू का ही पार्ट है। अगर पूरी लाइन पैरेलल है ना तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो हम पीओ पैरेलल टू डीसी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस बीपीटी की तरह लग रहा है ना। जैसे देखो इस ट्रायंगल में ए बी सी में डी पैरेलल टू बी सी था, लेकिन ए डी सी में क्या था, क्या आया हमारे पास? पीओ पैरेलल टू डी सी, पीओ पैरेलल टू डी सी। तो इधर हमने रिजल्ट लिया था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इधर हम क्या रिजल्ट लेंगे बीपीटी से? एपी अपॉन, ध्यान दो, एपी अपॉन पी डी इक्वल टू एओ अपॉन ओ सी, एओ अपॉन ओ सी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी की फुल फॉर्म होती है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो इसका जो हमने टू प्रूव में एपी अपॉन पी डी था वो तो आ रहा है किसके इक्वल? एओ अपॉन ओ सी के। तो लेकिन जो टू प्रूव में पी क्यू अपॉन क्यू सी उसको एओ अपॉन ओ सी के इक्वल ले आए तो हम आसानी से कह सकेंगे कि एपी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे जो बी क्यू अपॉन क्यू सी है, बी क्यू अपॉन क्यू सी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? बी क्यू अपॉन क्यू सी ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी बी ट्रायंगल में। और उसमें एओ और ओ अपॉन ओ सी भी है, ए और ओ सी भी आ रहे हैं। तो हम यही वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी। इसमें बीपीटी के लिए जैसे इधर डी पैरेलल टू बीसी है तो हमें ओ क्यू पैरेलल टू ए बी चाहिए, लेकिन ओ क्यू पैरेलल टू ए बी तो हमें गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यही प्रूव करेंगे, ये हम साइड में प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे ये ध्यान से समझना। हमें ये पता है कि ए बी पैरेलल टू डी सी क्वेश्चन में दिया हुआ है और साथ में पी क्यू पैरेलल टू डी सी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर टू लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हो जाए, जैसे ए बी भी डीसी के पैरेलल है, पी क्यू भी डीसी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल हो जाएंगी। तो हम कह सकेंगे ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। और अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी हो या ए बी पैरेलल टू पी क्यू, एक ही बात है। तो पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो ओ क्यू भी तो ए बी के पैरेलल हो सकता है ना बेटा। क्यों? क्योंकि ओ क्यू किसका पार्ट है? पी क्यू का ही तो पार्ट है। तो इसलिए हम ओ क्यू पैरेलल टू ए बी भी कह सकते हैं। सो ओ क्यू पैरेलल टू ए बी, और ये बाय, या इसको कह सकते हैं प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, या हमने प्रूव्ड लिख दो या प्रूव्ड अबव लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इसे हम कह सकते हैं प्रूव्ड। अब अगेन अब इस ट्रायंगल में भी बीपीटी लग सकती है, लग सकती है सर। तो कैसे लग सकती है? ओ सी अपॉन ओ बी
इज इक्वल टू सी क्यू सी अपॉन बी क्यू। अब इधर देखो बच्चा, हमें जो टू प्रूफ का RHS था उसमें बी क्यू अपॉन क्यू सी है, और मैंने बोला क्यू सी अपॉन बी क्यू, और इधर हमने ओ सी अपॉन ओ ए बोला, लेकिन इधर ए अपॉन ओ सी है। तो हम रेशियो रेसिप्रोकल करके भी ले सकते हैं दोनों साइड का, लेकिन ध्यान रखना दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेना, फिर अगर लेना है तो रेसिप्रोकल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एओ अपॉन ओ सी, एओ अपॉन ओ सी, जैसे ओ सी अपॉन एओ की जगह एओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। जैसे क्यू सी अपॉन बी क्यू की जगह हम बी क्यू अपॉन क्यू सी भी लिख सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, तो ध्यान रख लेना। ये होगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने फाइनल रिजल्ट में। अब देखो बच्चा, एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी किसके इक्वल है? एओ अपॉन ओसी के। और बी क्यू अपॉन क्यू सी भी किसके इक्वल है? एओ अपॉन ओसी के। दोनों ही एओ अपॉन ओसी के इक्वल हो गए। दो चीजें अगर एक चीज के इक्वल हो जाए, सेम चीज के इक्वल हो जाए, तो दोनों चीजें भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम अगर एपी अपॉन पीडी एओ अपॉन ओसी के इक्वल है और बी क्यू अपॉन क्यू सी भी एओ अपॉन ओसी के इक्वल है, तो हम ये कह सकेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें कहा है कि ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट, एक स्टेट में हैवी फ्लड आई, फ्लड यानी कि बाढ़ आई, उससे क्या हुआ कि 1000 वर रेंडर्ड होमलेस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हो गए? होमलेस हो गए। 50 schools collectively decided to provide place and canvas। 50 schools ने मिलके डिसाइड किया कि वो उस होमलेस पीपल को जगह प्रोवाइड करेंगे, प्लेस यानी कि जगह, एंड कैनवास, कैनवास मीन्स एक क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है जो कि टेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, और कैनवास प्रोवाइड करेंगी टू मेक 1500 टेंट्स एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर, और पूरा एक्सपेंडिचर जो भी खर्च आएगा टेंट बनाने में वो इक्वली शेयर करेंगे। अब आगे टेंट की शेप हमें बताई हुई है, उसको पढ़ते हुए हम इसकी फिगर भी ड्रॉ करेंगे। इसमें लिखा है द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद द बेस रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। तो पहले हम लोअर पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं टेंट का, जो कि किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में। तो ये बन गया एक सिलेंडर हमारे सामने, और इसका बेस रेडियस हमें 2.8 मीटर मेंशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.8 मीटर, और इसके अलावा इसकी हाइट हमें बताई गई है 3.5 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिलेंडर की हाइट कितनी बच्चे मेंशन है हमें? 3.5 मीटर। अब आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। एंड द अपर पार्ट इज कॉनिकल, अपर पार्ट मीन्स जो ऊपर का पोर्शन है टेंट का वो कॉनिकल है, विद द सेम बेस रेडियस बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर। कॉनिकल है जिसका बेस रेडियस सेम है, सेम यानी कि जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस कॉनिकल पोर्शन का भी है। तो ये टेंट बन गया, कौन ऊपर नीचे सिलेंडर और ऊपर कौन, और रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों सेम है, और कितनी है? 2.8 मीटर। ओके, बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर। लेकिन जो कोन की हाइट है, कोन में बेटा ध्यान दो, दो तरह की हाइट होती है। एक होती है वर्टिकल हाइट, जो पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाली होती है जो यहां से यहां तक, जो मैं भी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। तो ये वर्टिकल हाइट है, और ये वाली हाइट जो होती है स्लांट हाइट होती है, जिसे जनरली हम एल से डोनेट करते हैं। और क्वेश्चन में अगर हाइट लिखा है तो आप उसे वर्टिकल हाइट ही कंसीडर करना। ओके,
तो वर्टिकल हाइट कितनी क्वेश्चन में दी हुई है? 2.1 मीटर, लेकिन हमें स्लांट हाइट नहीं दी। ओके, 2.1 मीटर वर्टिकल हाइट है। अब आगे क्या लिखा? इफ द कैनवास यूज टू मेक टेंट कॉस्ट ₹120 पर स्क्वायर मीटर। जो कैनवास की कॉस्ट है एक स्क्वायर मीटर कपड़ा लेने, एक स्क्वायर मीटर मीन्स 1/1 मीटर का हम कपड़ा ले, यानी कि स्क्वायर मीटर एरिया, एक स्क्वायर मीटर का कपड़ा लें, एक के एरिया के जितना कपड़ा लें तो हमें ₹120 देने होंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो 1500 टेंट्स बनाने के लिए कितना कैनवास यूज होगा। जितना भी एरिया निकलेगा 1500 टेंट्स का, उसको हम 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट 1500 टेंट बनाने के लिए कितना आएगा, अमाउंट टोटल खर्चा कितना होगा। फिर हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। हर स्कूल को कितना अमाउंट देना पड़ेगा ये भी हमें फाइंड करना है, हर स्कूल को। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा उसको हम लास्ट में 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50 जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो इक्वली डिवाइड हो रहा है किस में? 50 स्कूल्स के बीच में, वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन है ये। तो पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन 2.8 मीटर, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दी। हाइट ऑफ द सिलेंडर 3.5 मीटर, फिगर में आप देख सकते हो, मार्क करा भी। और हाइट ऑफ द कोन 2.1 मीटर। और सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट क्या रहेगा ये ध्यान से समझना। अब जब हम टेंट बना रहे हैं तो कैनवास कहां कहां यूज हो रहा है बेटा, ध्यान से समझो। इसकी कर्व सरफेस पे यूज हो रहा है। अगर सपोज अगर आप टेंट के अंदर खड़े हो तो आपको क्या क्या विजिबल होगा? एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विजिबल होगा, दिख रहा होगा। ग्राउंड पे तो कपड़ा यूज नहीं होगा ना, होगा क्या? नहीं होगा। जो कैनवास है वो हमारा इधर यूज होगा, इस पोर्शन में, CSA में। और यहां से ओपन है तो इसका हम ना सिलेंडर का टॉप लेंगे ना बॉटम कंसीडर करेंगे, ओनली इसकी कर्व सरफेस लेंगे, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर आएगा प्लस, और उसी तरह से हम CSA ऑफ कोन कंसीडर करेंगे। देन CSA ऑफ कोन, CSA का भी बेस नहीं लेंगे क्योंकि यहां से तो देखो ओपन है ना नीचे से कोन। अगर आप टेंट में खड़े हो तो आपको इसका CSA दिखेगा सिलेंडर का, और साथ में CSA ऑफ कोन दिखेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट क्या रहेगा बच्चे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या है? 2πRH। CSA ऑफ कोन क्या है? πRL। अब 2πRH में R4 रेडियस है और H4 हाइट ऑफ द सिलेंडर। R रेडियस ऑफ सिलेंडर और कोन, जो कि दोनों का सेम है, रेडियस सिलेंडर और कोन का, और H जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर है। और जो L है ना बेटा, ये स्लांट हाइट है ऑफ कोन। स्लांट हाइट क्वेश्चन में हमें दी नहीं है तो हमें वो फाइंड करनी होगी। तो फॉर्मूला हमारा ये बना है। अब इस फॉर्मूले में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस सर, πr कॉमन है दोनों में, तो πr आप कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या बचता है? 2h प्लस L, 2h प्लस L। ओके, अब वैल्यू डालने के लिए हम पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 22/7, रेडियस में हमें दिया है, हाइट भी दिया है, बट स्लांट हाइट नहीं थी। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे आगे करने से पहले। तो स्लांट हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L² L फॉर स्लांट हाइट इज इक्वल टू R² प्लस H²। अब स्लांट हाइट ऑफ कोन L² ऐसे ही लिख देंगे अभी। अब रेडियस ऑफ कोन जो कि 2.8 है, सिलेंडर और कोन का दोनों का सेम है, तो 2.8 होल स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द कोनिकल, वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, कोनिकल पोर्शन कितनी है? 2.1, तो 2.1 स्क्वायर। अब L² इज इक्वल टू, अगर हम 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 करेंगे ना, तो हम पहले 28 इंटू 28 कर लेंगे। 2.8 मल्टीप्लाई 2.8, हम डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई करेंगे
28 इंटू 28 जो आप करके देख सकते हो 784 आएगा मल्टीप्लाई करके। और डेसिमल कैसे डालेंगे, एक प्लेस इसका और एक प्लेस इसका, तो टोटल 2 प्लेसेस है डेसिमल के बाद। तो हम राइट से 2 प्लेसेस काउंट करेंगे 1 2 और यहां पर डेसिमल आ जाएगा। तो 7.84 2.8 का स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम 2.1 का स्क्वायर करते हैं ना तो इट्स कम्स टू बी 4.41। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए स्क्वायर्स। और अब इन दोनों को ऐड करो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7.84 प्लस 4.41। अगर ऐड करोगे ना बच्चे यू विल फाइंड इट टू बी 12.25। तो इन दोनों को ऐड करके 12.25 आएगा। अब नेक्स्ट हम इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, जिससे हमारा सम थोड़ा इजी हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अपॉन 100। अब इसको लोएस्ट टर्म कर लो, दोनों 5 से डिविजिबल है। अगर हम 1225 को 5 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास 245 आता है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। और अगर अब दोनों दोबारा 5 से डिविजिबल है तो 49 और यहां पर 4। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 49/4 आ गया। और एल स्क्वायर अगर 49/4 है तो एल की वैल्यू यानी कि स्लांट हाइट क्या रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 49/4। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे, 7 7/2। तो ये 7/2 हो गया स्लांट हाइट 7/2 मीटर। और अब हम ये वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में। पाई की जगह आप 22/7 रखोगे। रेडियस जो कि कोन या सिलेंडर का दोनों सेम है तो 2.8। और अगर हम डेसिमल हटा के लें तो 28/10 भी लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो कि 3.5 है। 2 इंटू 3.5 या उसको आप 35/10 करके भी लिख सकते हो। प्लस एल फॉर स्लांट हाइट जो कि 7/2 है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28/10 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप पहले काट लो 5 से, 35 और 10 को। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 10 को करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 और 2 को भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन हम ना करें तो हमारे लिए आसान रहेगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 2 और 2 सेम हो जाएंगे। तो इसको हम 14/2 लिख देंगे। वैसे हम चाहते तो इसको 7 भी लिख सकते थे ओनली, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने इसको कट नहीं किया 2 को। 7/2। अब देखो बेटा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28/10 मल्टीप्लाई बाय, अब 14 प्लस 7 21/2। अब जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल, इसको सॉल्व करो और कैंसिल करके 7 1 द 7 7 4 द 28। ओके, देन यहाँ 22 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल है। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 और 10 को 2 से करेंगे तो 5। और 2 और 4 भी 2 से डिविजिबल है। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 और 4 को 2 से करोगे तो 2 आएगा। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या बचा, 11 2 और 21। तो 11 इंटू 2 इंटू 21 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 22 मल्टीप्लाई बाय 21 होगा 462/5 स्क्वायर मीटर। ये इतना एरिया ऑफ कैनवास यूज होता है एक टेंट को बनाने के लिए। अब सरफेस एरिया ऑफ 1500 टेंट्स क्या रहेगा, क्योंकि कितने टेंट्स बनने थे 1500 टेंट्स ना, तो 1500 टेंट का एरिया होगा, जो एक टेंट का एरिया है 462/5 मल्टीप्लाई बाय 1500 कर देंगे। अब 1500 और 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और इधर 300 आ जाएगा। अब 462 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1386 और 2 0 लगा दो
तो उतना एरिया होगा 1500 टेंट का। इतना एरिया ऑफ कैनवास यूज होगा 1500 टेंट्स बनाने के लिए। अब ध्यान दो, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है बच्चे? 120 पर स्क्वायर मीटर है ना कॉस्ट। यस सर। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1500 टेंट क्या रहेगी? 1500 टेंट का जो एरिया है उसको हम 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास, क्योंकि कैनवास यूज किया है फॉर 1500 टेंट्स। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे? 138600 मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके और एक इसका, तो 3 जीरोस तो ऐसे आ जाएंगे। और फिर हम 1386 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि आएगा 1663200 रुपीस। इतने रुपीस लगेंगे टू मेक द टेंट। कितना अमाउंट लगा देखो? 1,66,32,000। अब जो ये अमाउंट है, स्कूल जो है 50 स्कूल से वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल क्या होगा? अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, ईच मीन्स एक स्कूल के उसमें कितना अमाउंट आएगा? तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट निकली 1500 टेंट की, उसको आप 50 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 50। अब हम अगर 16632,000 को 50 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमारा आंसर आता है 3,32,640। और यही हमारी अमाउंट रहेगा जो ईच स्कूल शेयर करेगा। सो अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल क्या हुआ? रुपीज 3,32,640। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट। इसमें हमें कहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। 2 क्यूबिकल बॉक्सेस हैं और वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे कि ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्यूबिकल बॉक्स, और दूसरा इसके आइडेंटिकल है। ठीक है, कैसा है? आइडेंटिकल। तो एक जैसा है, तो दूसरा आइडेंटिकल बॉक्स ये आ गया हमारे पास। और दोनों की साइड कितनी है बच्चे? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है। अब आगे लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट क्यूब, टॉप ऑफ द फर्स्ट क्यूब। फर्स्ट क्यूब ये हो गई, क्यूबिकल यानी कि क्यूब। अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब इज स्कूप्ड आउट। हमने क्या किया, इस फर्स्ट क्यूब में से एक एक हेमिस्फीयर निकाल लिया। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। पहले हम एक सर्कल कट करेंगे। जब भी हमें हेमिस्फीयर स्कूप आउट करना होगा, एक सर्कल काटना पड़ेगा। तो इस सर्कल जब हम काटेंगे तो इसका जो ये वाला टॉप सरफेस में से इतना एरिया कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? सर्कल के बराबर के एरिया। और इधर से हम हेमिस्फीयर इस तरह से निकाल लेंगे, स्कूप आउट कर देंगे। ओके, तो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, तो येलो से दिखा देता हूं। ये हमने स्कूप आउट कर लिया। ओके फाइन। अब सेम 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 ये जो हमने हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया, आगे पढ़ो क्या लिखा है। दिस हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स इसको उल्टा कर दिया। एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ सेकेंड क्यूब सरफेस। सेकेंड क्यूब की सरफेस के ऊपर रखा और एक डोम बना दिया। तो अब जैसे ही हमने यहां से ये निकाला, तो ऊपर हमने इसके ऊपर इस हेमिस्फीयर को प्लेस कर दिया दूसरे क्यूब के ऊपर। देखो ध्यान से, ये हेमिस्फीयर जो हमने निकाला था वो इस दूसरे क्यूब के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। तो ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई। और जो इन दोनों का जो डायमीटर होगा ना, वो किसके इक्वल है? दोनों ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर किसके इक्वल है? इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। लिखा है ना, डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब।
डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। तो इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, किसका, हेमिस्फीयर का, क्योंकि ये सेम ही यही वाला हेमिस्फीयर हमने यहाँ लिखा था, तो ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब रेशियो निकालना है हमने दोनों सॉलिड का। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पढ़ो, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड फॉर्म। एक तो हमें ये फाइंड करना है और दूसरा दोनों सॉलिड्स की हमें वॉल्यूम भी निकालनी है। अब रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड क्या रहेगा, ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। अब पहले आप ये माइंड में रखो, जब हमने इसमें से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट नहीं किया था, तब आपको इसकी कौन सी सरफेस को टच कर पा रहे थे, इस क्यूब की ऑल 6 सरफेसेस को टच कर पा रहे थे ना, 6 की 6 फेसेस को टच कर पा रहे थे या देख पा रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे TSA ऑफ क्यूब, क्योंकि हम सरफेस एरिया जब निकालते हैं ना किसी भी सॉलिड का, तो हम ये देखते हैं कि हम उसकी कौन सी सरफेस को टच कर पा रहे हैं। ओके, मान लो हमने क्यूब का सरफेस एरिया निकालना हो तो ऑल चेक, तो TSA ऑफ क्यूब। जब हमने इसमें से, बच्चे ध्यान से समझना, जब इसमें से हमने हेमिस्फीयर स्कूप आउट करा तो यहां पर जो ये सर्कल हमने निकाल लिया, कब सर्कल निकाल लिया ना, ये वाला सर्कल कट करा। तो जब ये सर्कल हमने कट करा तो इस टॉप सरफेस का एरिया कम हो गया। कितना कम हो गया, वो हो गया एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, क्योंकि ध्यान दो जब हम इसकी टॉप सरफेस में से सर्कल कट करेंगे तो ये वाला एरिया बचेगा ना सर्कल के अलावा, ये कोने कोने वाला एरिया, देखो देखो ध्यान से, ये वाला यहां पर कोने कोने पे एरिया बच जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर बचेगा। यहां पर भी रफ स्केच है तो इसलिए थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, चारों तरफ से बराबर बचेगा। ठीक है, तो हम टॉप सरफेस में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और इसके बाद ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, जब हमने कट करा और अंदर से हेमिस्फीयर निकाल लिया तो अब ये येलो येलो जो सरफेस है, जो येलो सरफेस है इसकी, वो क्या है, CSA है ना हेमिस्फीयर का। अब हम वो वाला टच कर पा रहे हैं, हमें विजिबल है कि नहीं, यस सर। तो हम इसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, जो हम देख पा रहे हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फाइन, तो ये हो गया अपॉन। अब दूसरे वाले क्यूब को देखो, जब हमने इसके ऊपर नहीं रखा था, पहले तुम ये सोचो कि तुमने अभी हेमिस्फीयर जो यहां से कट करा इसके ऊपर नहीं रखा, तो तब इसका TSA क्या आता, क्यूब का TSA था ना, क्यूब को ही टच कर पाए थे, क्यूब की 6 फेसेस को, तो हम TSA ऑफ क्यूब लेके उसमें से जब हमने इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रख दिया, इसकी टॉप सरफेस पे, क्यूब की टॉप सरफेस पे हमने हेमिस्फीयर रख दिया, तो जो ये सर्कल के बराबर एरिया है ना उतना कम हो गया टॉप सरफेस का, क्योंकि अब आपको ये वाली फेस विजिबल होगी जो मैं शेड कर रहा हूं। तो यानी कि इसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो गया टॉप फेस में से, तो इसलिए इधर हम लिख देंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट आगे ध्यान से समझना बच्चे, और अब ऊपर भी तो सरफेस बन गई ना कुछ, क्या सरफेस बन गई, जो ये हेमिस्फीयर येलो कलर का हेमिस्फीयर है उसकी कर्व सरफेस टच कर पाओगे ना, डोम को ऊपर से टच कर पाओगे आप कर्व सरफेस को उसकी, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब चलो अब फॉर्मूले इसके लिखते हैं और वैल्यूज डालते हैं। अब TSA ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चा, इट इज 6A स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। रेडियस तो वही रहेगा क्योंकि ये सर्कल किसका था, बेस था हेमिस्फीयर का, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सर्कल सेम ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का बेस ही है, जो सर्कल है वो हेमिस्फीयर का बेस है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो कि 2πr स्क्वायर है इसका फॉर्मूला, अपॉन, अब TSA क्यूब अगेन फॉर्मूला क्या है बच्चे, 6A स्क्वायर, माइनस इसमें से भी ये सर्कल के बराबर एरिया कम हुआ था तो πr एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर,
प्लस इसमें भी सी एस ए बाद में जोड़ा था, सरफेस ऐड हुई थी ना, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर, तो ये हमने लिख दी। अब वैल्यू डालो बच्चे, साइड कितनी थी, ए फॉर साइड ऑफ द क्यूब 7, तो 6 × 7 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल में πr² में रेडियस हमारा क्या था 7/2, हमने इधर रेडियस फाइंड किया था 7/2 होल स्क्वायर प्लस अगेन हियर 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2, रेडियस 7/2 है, अपॉन सेम मेजर्स नीचे भी रहेंगी क्योंकि क्यूब दूसरी क्यूब आइडेंटिकल थी और सेम हेमिस्फीयर हमने इसके ऊपर रखा था, तो साइड भी सेम रहेगी और रेडियस भी सेम रहेगा। पाई इंटू 7/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू 7/2। अब चाहे आप पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल देखो ये एग्जैक्टली सेम है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो हम पूरा पूरा इसको एज इट इज कट कर सकते हैं। तो ये कट करके क्या होगा, क्योंकि अगर हम सॉल्व भी करेंगे बच्चा तो आंसर जो ऊपर आंसर आएगा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेम ही आएगा, तो हम सॉल्व ना भी करें भी ना, सीधा ही कट कर दें तो रेशियो क्या बन गया इसका 1:1। सो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हुआ 1:1। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म, जो नए सॉलिड बने उनकी वॉल्यूम क्या हुई। तो पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड क्या होगी। देखो बच्चा सॉलिड की वॉल्यूम निकालते वक्त हम ये देखते हैं कि सॉलिड में कितना मटेरियल कंटेन्ड हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कितना मटेरियल फिल हो रखा है, भरा हुआ है इसके अंदर कितना मटेरियल। तो जब हमने हेमिस्फीयर स्कूप आउट नहीं किया था, फर्स्ट सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं, जब हमने हेमिस्फीयर स्कूप आउट नहीं किया था तब हमारे पास पूरी क्यूब थी और उसमें वॉल्यूम मटेरियल भरा हुआ था, जिसकी भी वो बनी हुई थी सॉलिड क्यूब थी ना, तो मटेरियल इसके अंदर फिल्ड था, पूरा भरा हुआ था। ठीक है, तो जो भी मटेरियल हो सकता है, मटेरियल कोई भी मेटल हो सकता है, तो इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंगे क्योंकि हम क्यूब के अंदर क्यूब की शेप में मटेरियल फिल्ड है, तो यानी कि हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और जब हमने इसमें से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया तो हमने मटेरियल निकाल लिया, यानी कि मटेरियल कम हो गया, तो जब मटेरियल कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगी। लेकिन सरफेस एरिया में हम क्या देते हैं, हम किस सरफेस को टच कर पा रहे हैं हम वो सरफेस लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें हम माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, क्योंकि इतनी वॉल्यूम मटेरियल हमने निकाल लिया। जब हमने मटेरियल निकाला तो जो हेमिस्फीयर निकला होगा बच्चे वो क्या होगा, सॉलिड होगा अंदर, कि उसके अंदर हमने मटेरियल निकाला तो सॉलिड हेमिस्फीयर निकलेगा, यानी कि इसके अंदर मटेरियल फिल्ड होगा। जो ये हेमिस्फीयर है, पॉइंटर पे ध्यान देना, तो इसके अंदर मटेरियल फिल्ड होगा, तो यानी कि सॉलिड हेमिस्फीयर, और इसको हमने दूसरे वाले क्यूब के ऊपर रख दिया था। तो हम दूसरे वाले की भी वॉल्यूम निकालेंगे, बताऊंगा कैसे निकालनी है। तो पहले आप इसको समझो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालें तो बच्चे साइड कितनी थी 7, यानी कि ए की जगह 7 आ जाएगा, तो 7 क्यूब माइनस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 7/2, क्योंकि क्यूब है तो इसको आप 3 टाइम्स करके लिख लो, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब 7 क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार करें हम तो 343 होता है, इसको ऐसे लिख दो। अब इसमें जो कट हो कर दो, जैसे एक 2 से ये वाला 2 कट हो गया, फिर 7 से ये 7 कट हो गया, और एक 2 ये 2 कट हो गया, और 22 भी 2 से डिवाइड होता है तो 11। तो ये सब हमने कट कर दिया, पर हमारे पास कुछ और कुछ कैंसिल करने के लिए तो नहीं बचा ना, तो क्या क्या आ गया, न्यूमरेटर में हमारे पास एक 11 आया है, एक 7 आया है और एक और 7 आया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, अपॉन अपॉन
2 3 द डिनोमिनेटर में क्या बचा है 3 और 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और अब 11 इंटू 49 करते हैं हम, तो वो आएगा हमारा 539। ओके, तो इज इक्वल टू 343 माइनस 539 अपॉन 6। अब 539 को आप डेसिमल में कर लो और उसको 343 से माइनस कर देंगे हम। 539 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ना बच्चे 343 माइनस 89 पॉइंट, अगर आप डिवाइड करोगे 539 को 6 से तो 89.8333 आता जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो लेकिन हम 2 प्लेसेस तक लेंगे इसमें, तो 2 प्लेसेस तक वैल्यू ले ली हमने। तो अब 343 में से अगर हम 89.833 माइनस करते हैं 343 में से, इसको माइनस करें तो हमारे पास आता है आंसर 253.1666, तो 253.16 होगा। और कई बार वो क्या कर देते हैं कि राउंड ऑफ करके इधर 17 कर देते हैं, तो ये भी आंसर सही है और 17 भी ठीक है। तो अप्रोक्स आंसर हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड 253.16 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट सॉलिड का हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड सॉलिड की बात। सेकंड सॉलिड में ध्यान दो बच्चा, जब हमने सेकंड सॉलिड की बात कर रहे हैं तो जब हमने इसके ऊपर हेमिस्फेयर नहीं रखा था, ध्यान रखना है हेमिस्फेयर भी जो है सॉलिड है, इसके अंदर मटेरियल फील्ड है। वॉल्यूम देखते वक्त हम क्या देखते हैं कि कितना मटेरियल फील्ड है। तो इसमें जब हमने हेमिस्फेयर नहीं रखा था तो हमारे पास ओनली क्यूब थी, तो यानी कि जो मटेरियल फील्ड था वो किस शेप में था, क्यूब की शेप में, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और अब हमने स्कूप आउट नहीं किया, उसमें मतलब स्कूप आउट किया था इसलिए हमने माइनस करा था। अब हमने इसके ऊपर स्कूप आउट करके जो हमने पहले वाले सॉलिड में से हेमिस्फीयर निकाला है उसके ऊपर रख दिया, यानी कि इसकी वॉल्यूम बढ़ गई है। अब जो नया सॉलिड बना है ना, न्यू सॉलिड सेकंड सॉलिड, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, इसी में मैं चेंज करके बताऊंगा आपको क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लगभग सेम रहेगी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बट फर्क जो फर्स्ट सॉलिड और सेकंड सॉलिड की वॉल्यूम में क्या फर्क रहेगा, इधर फर्स्ट सॉलिड में हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस किया था, लेकिन सेकंड सॉलिड में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस करेंगे। ये सेकंड सॉलिड है इधर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड में हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होती है तो ए क्यूब ही रखा, बट इधर माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, इधर भी क्या होगा माइनस की जगह प्लस। बाकी सॉल्व तो ऐसे ही होगा ना, एग्जैक्टली सेम होगा, सॉल्व करते वक्त तो चेंज सोल्यूशन तो यही रहेगा बिल्कुल, लेकिन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा सेकंड सॉलिड में, और इधर भी हम प्लस कर देंगे। और फाइनली इधर हमने जो माइनस करके आंसर निकाला था, अब उसकी जगह हम क्या करेंगे, आंसर जो निकालेंगे प्लस करके निकालेंगे, यानी कि 343 में 89.83 हम ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 343 प्लस 89.83 को, तो हमारे पास आता है 432.83 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने दोनों सॉलिड की वॉल्यूम भी फाइंड कर ली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें कहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। हमें एक डेटा दिया है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी है, और हमें कहा है कि इस डेटा का मीडियन जो है ना वो 525 है, और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, एक एक्स है और एक वाई है, तो हमें इन मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके अलावा हमें दिया है इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी 100, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें कितना दिया है 100। तो ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई। अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीडियन गिवन है तो हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2
माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, और इस फॉर्मूले को हम इक्वल टू 525 लिख देंगे, और फिर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए जो इसमें बेटा एल है ना, एल जो है ना लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। किसकी लोअर लिमिट होती है? मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास क्लास इंटरवल में से एक क्लास होगी, वो कैसे निकालेंगे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। और उसके अलावा हमें इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है उसको एज इट इज लिख देंगे, सेम बिल्कुल सेम 2 का 2 लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जो ये 2 आया इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 5 करेंगे। और 2 + 5 कितना होगा बच्चे? 7। अब जैसे अब ये 7 आया, इसमें आप क्या करो, x ऐड कर दो, 7 में x ऐड कर दो, क्योंकि 7 और x अनलाइक टर्म है, तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे 7 + x। ओके, अब अगेन अब जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 7 + x, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे हम। कैसे ऐड करेंगे ध्यान से समझना। 7 + x में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, यानी कि अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, +12 लिख करेंगे 7 + x में। अब 7 + x में 12 कैसे प्लस होगा ये ध्यान से समझना। तो हमने +12 कर दिया। अब इसमें 7 और 12 जो है लाइक टर्म्स है, x अनलाइक है, तो 7 + 12 ऐड हो जाएंगे 19, और ये प्लस x हो जाएगा 19 + x। अब आगे ध्यान से समझना। अब 19 + x हमें यहां तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें ऐड करनी है, यानी कि 19 + x में आप 17 ऐड करोगे। जैसे हमने 12 7 + x में जब ऐड कर रहे थे 7 में ऐड किया था ना, तो इसी तरह से 17 जो है ना वो 19 में ऐड होगा, यानी कि 19 + x में हम 19 के साथ उसको ऐड करेंगे, क्योंकि 19 और 17 लाइक टर्म है। तो 19 + 17 36, तो ये हो जाएगा 36 + x, x अलग से लिखेंगे। नेक्स्ट ध्यान से समझना। अब जैसे हमारे पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 + x आ गई, अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, +20 कर दो, 36 + 20 56, तो ये हो जाएगा 56 + x। फाइन। अब 56 + x में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? y है। अब ये y इसमें ऐड करोगे, +y करोगे। अब +y कैसे करेंगे? ना ये x में ऐड होगी ना 56 में ऐड होगा y, क्योंकि ये दोनों 56 x और y तीनों ही अनलाइक टर्म्स है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 56 + x + y। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा ध्यान से समझना। अब जो ये फ्रीक्वेंसी आई है उसमें फिर अगेन +9 कर दो। अब 56 + 9 कितना हुआ बेटा? 65, तो 65 + x + y। ओके, सिमिलरली अब इसमें 7 ऐड कर दो 65 में, 65 + 7 72 + x + y। ओके, और अब 72 में +4 ऐड करो, 76 + x + y। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हम मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकलती है? अगर हमें मीडियन फाइंड करना होता ना बेटा, तो हम देखते n/2 निकालते। n/2 यानी कि n/2 क्या होता है? 100/2। 100 को n 100 होता है, ये n है हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये निकाल के n 100/2 50 निकाल के हम देखते हैं कि 50 से नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मीडियन दिया हुआ है, मीडियन गिवन है। अगर मीडियन निकालना होगा तो हम ऐसे देखेंगे, नेक्स्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 से n/2 यानी कि 100/2 50 हुआ, 50 से नेक्स्ट बड़ी ले लेते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें मीडियन गिवन है, और जब मीडियन गिवन होगा ना हमें,
तो हम देखेंगे कि मीडियन कौन सी क्लास के बीच में लाई कर रहा है। जैसे ये 525 गिवन है हमें, 525 किसके बीच में लाई कर रहा है बच्चे? 500 और 600 के बीच में ना। तो मीडियन क्लास हमारी हो जाएगी 500 टू 600, ठीक है। तो इसमें जो 500 है ना, ये लोअर लिमिट है और 600 अपर लिमिट है। तो हमें जो L4 लोअर लिमिट है ना, वो 500 रहेगी। और n/2 मैंने अभी आपको बता ही दिया, n/2 क्या होगा? 100/2, जो कि 50 होगा। ओके, इज इक्वल टू 50। ये भी यहां यूज होगा, n/2 की जगह 50। अब मीडियन क्लास हमें पता चल गई है, तो हम पहले मीडियन क्लास को अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या निकली है? 500 टू 600, क्योंकि जिसके बीच में मीडियन लाई करेगा वही मीडियन क्लास होगी। ओके, ये मीडियन क्लास हो गई हमारी। ओके, ये वाला जो कॉलम है हमारा मीडियन क्लास का है। अब हम जो मीडियन वाले फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, ठीक है। L4 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि कितनी है? 500। यहां पर लिख दो आप 500। ओके, प्लस प्लस n/2, n/2 हमने भी फाइंड किया 50। अब जो ये -CF है ना, ये ध्यान रखना, मीडियन क्लास से पीछे वाला लेंगे, इससे एक पीछे, इससे एक पीछे हमारा था 36 प्लस एक्स था, ठीक है। 36 प्लस एक्स, ये वाला प्रीवियस वाला लेना है, ध्यान रखना। अब क्योंकि ये दो या उससे ज्यादा टर्म हो ना किसी भी एक्सप्रेशन में, उसको ब्रैकेट में रख के करना। जैसे 36 प्लस एक्स में 36 और एक्स दो टर्म्स हैं, तो इसको प्लस या माइनस करना होगा या मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हम ब्रैकेट में रख के करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। अपॉन एफ, एफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें प्रीवियस वाली लेनी है मीडियन क्लास की, और जो फ्रीक्वेंसी लेनी है ना, वो मीडियन क्लास वाली ही लेनी है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। और इसमें एच क्या है? एच बच्चे है हमारा जो इनके मीडियन क्लास के बीच में डिफरेंस है, या ये कह लो कि क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस है। 100 का डिफरेंस है ना, जैसे 200 माइनस 100 100, 600 माइनस 500 भी 100। तो एच हम क्लास साइज होता है जिसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकाल सकते हैं, जो कि 100 है। 600 माइनस 500 100 इज इक्वल टू 525। अब इससे हमारी x की वैल्यू आएगी पहले, फिर y की कैसे निकालनी वो भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले आप क्या करो, जो ये 500 अलग से है ना, इसको 525 के साथ भेज दो, और साथ साथ इसको भी सॉल्व करो। जैसे आप पहले इधर आ गया 50, और ये ब्रैकेट ओपन होगी तो क्या होगा? -36 माइनस प्लस माइनस, ध्यान से देखो, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। ब्रैकेट खोलते वक्त साइन का बहुत ध्यान रखना है। अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 525 माइनस 500। ओके, अब 50 माइनस 36 कितना होता है? 14 होता है। तो 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, और इज इक्वल टू द 525 में से 500 माइनस करते हैं तो हमारे पास 25 आता है। अब देखो बेटा, ये 21 दा और 20 इंटू 500 होता है, तो ये दोनों कट हो गए 5 से। और ये क्योंकि ये 14 माइनस एक्स अलग से है, ब्रैकेट में है, तो जो ये मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, इसको आप यहां पर ले लो, डिवाइजर में ले जाओ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ये 25 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। इधर मल्टीप्लाई बाय 5 था, तो इधर 25 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 5 ओनली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे? इधर माइनस एक्स रहेगा और 14 को हम 5 के साथ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि पहले 5 लिखेंगे, ध्यान रखना जो पहले से वो फर्स्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद प्लस 14, इधर प्लस था 14 तो इधर आके माइनस 14 हो जाएगा। जब कोई साइन नहीं होता तो इसके आगे प्लस का साइन माना जाता है। तो 5 माइनस 14, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा
5 माइनस 14 माइनस 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट हो गया, तो x इज इक्वल टू हमारा 9 आ गया बेटा। अब x की वैल्यू जब आ गई, अब हमें नेक्स्ट y की वैल्यू भी निकालनी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी x तो आ गई है, लेकिन अब y कैसे निकालें, ये ध्यान से समझो बच्चे। y निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या था, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था ना 76 प्लस एक्स प्लस वाई, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। चाहे आप करके भी देख लेना इसको, ये हमने करा ही एक तरह से यही करा है, इनको ऐड ही करा है, सबको ऐड करते गए। तो यानी कि, और आप चेक भी कर सकते हो। और अब हम इसको लिख देंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना, ये 100 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। दिस इंप्लाइज दैट अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, और दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। x प्लस वाई हमारा 24 आ गया। अब x की वैल्यू की तो हमने अभी फाइंड करी है, कितनी बच्चा 9 फाइंड करी है ना, तो x की जगह आप 9 लिख दो। 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब यहां पर हमारे पास 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24 आया ना। मुझे अगर y की वैल्यू चाहिए तो क्या करना चाहिए मुझे, अब मैं क्या करूंगा कि जो ये प्लस 9 है ना, इसको 24 के साथ शिफ्ट कर देंगे हम। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 24, इधर प्लस 9 है, LHS से RHS में आके माइनस 9 हो जाएगा, और 24 माइनस 9 इज 15। तो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 15। सो हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y निकाल ली। तो क्या आंसर हुआ हमारा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15।